आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में एक बार फिर से। आज हम हिंदी अनिवार्य की जो दूसरी गद्य रचना है जो पाठ्यक्रम में शामिल है बीए प्रथम वर्ष में सेमेस्टर द्वितीय में, जो गद्य पार्ट है, गद्य खंड है, उसमें दूसरी रचना, दूसरी कहानी उजाले के मुसाहिब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उजाले के मुसाहिब की रचना विजयदान देथा ने की थी। विजयदान देथा एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के साहित्य के क्षेत्र में। और राजस्थान का जो आ, लोक कथाओं से समृद्ध संसार है, उस लोक कथाओं के संसार से लोक कहानियों को सामने लाकर उसे शुद्ध साहित्य की विषय वस्तु बनाना, उसके माध्यम से जो हमारा लौकिक संस्कृति है राजस्थान की, उसको प्रकाश में लाना और उसके संबंध में विशेष प्रयास करना, राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को बचाने का जो प्रयास करना है, उस संबंध में विशेष कार्य विजयदान देथा ने कहा। विजयदान देथा को बिज्जी कहा जाता था, बड़े प्रेम से साहित्यकार इन्हें बिज्जी कहा करते थे। और उनकी बहुत सारी लोक कथाओं को आधार बना करके लिखी गई रचनाओं पर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जो फिल्म थी पहेली, जो ऑस्कर के लिए नामांकित भी हुई थी या भारत की ओर से भेजी गई थी, पहेली जो फिल्म थी, वह भी इनकी कहानी दुविधा पर आधारित थी। इन्होंने राजस्थान में बोरुंदा में एक रूपायन नाम की एक संस्था थी जो लोक कला और संस्कृति को बचाने के लिए या उसके संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई थी, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास और विशेष रूप से लोक कथाओं को केंद्र में रख करके इन्होंने लिखी। और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। और राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य को बचाने के क्षेत्र में विजयदान देथा का नाम बहुत ऊपर रखा जाता है, उनका नाम उल्लेखनीय है। उजाले के मुसाहिब इनकी जो कहानी है वह बड़ी चर्चित कहानी है। और ये राजनीति और प्रशासन किस तरह से, यदि वह निरंकुश हो जाए, यदि उनके पास दूरदर्शिता न हो, यदि उनके पास विवेक न हो, तो किस तरह से वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और किस तरह से उनके द्वारा लिए गए अविवेकपूर्ण जो निर्णय है उसका जनता पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका भी उजाले के मुसाहिब कहानी में आ, उसका प्रभाव हमें उजाले के मुसाहिब कहानी में देखने को मिलता है। कथानक बहुत अच्छा रोचक कथानक है, बहुत रोचक कथा है। लोक कथा की शैली में ये कथा लिखी गई है। शिल्प जो है वो लोक कथा का शिल्प है। और जिस तरह से एक मौखिक कहानी परंपरा हमारे हिंदुस्तान में रही है, मौखिक कहानी परंपरा, कहानियों का लिखित रूप तो बहुत बाद में आया है। पहले दादी और नानी ही कहानियां सुनाया करती थी। बच्चे जब ननिहाल में जाते थे या अपनी दादी के पास जब बैठते थे, दादाजी के पास बैठते थे, बुजुर्गों के पास जब बैठते थे, तो वो कहानियां सुनते थे। तो कहानी की जो मौखिक परंपरा है, उसी मौखिक परंपरा से जुड़ करके ये कहानी हमारे सामने आती है। तो चलिए कथानक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कथानक अ, किस तरह से वो देखते हैं। कहानी जब उन्होंने पढ़ी तो क्या उन्होंने अनुभव किया इस कहानी के बारे में। कुछ बिंदुओं में मैंने भी लिख रखा है, लेकिन पहले विद्यार्थियों से उनके अनुभव के बारे में पूछ लेते हैं। तो संजना शायद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कथानक क्या है इस कहानी का। संजना। सर, इस कहानी में चकवा और चकवी बात करते हैं आपस में। ठीक है। वो एक राजा और उसके दरबार के 9 रत्नों के बारे में बात करते हैं। हम्म। एक राज्य में एक राजा होता है और उस राजा के 9 रत्न होते हैं। उस राज्य हम्म। में रोज साधु संतों से प्रवचन सुने जाते हैं। रोज एक साधु जाता है तो 21 आते हैं। एक दिन उन साधुओं के तीर्थ पर मान गुरु आते हैं और वो राजा के साथ आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई शुद्ध आत्मा आ रही है। बहुत बढ़िया। और उसके मुंह फिर उससे वो प्रवचन सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई अमृत की से मीठे मीठे शब्द बोल रहा हो, अमृत के समान। फिर बहुत उसके बढ़िया। बाद में जब वो साधु राजा राजा साधु के लिए सोने की थाल में भोजन की व्यवस्था करते हैं तो साधु मना कर देता है और कहता है, जब
ज्ञान रूपी प्रकाश को इस राज्य में फैलाओगे तो मैं इस थाल में भोजन करूंगा। लेकिन राजा इसका अर्थ उल्टा समझकर रात के अंधकार को समझता है हम्म। और वो प्रण लेता है कि जब तक मुनि अंधेरे मुनि को ये कहता मिटा है नहीं कि दे। अंधकार अंधकार को समाप्त करोगे तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा। राजा समझता है कि ये अंधकार, जो भौतिक कि अंधकार है, जो रात को अंधेरा हो जाता है, उसको हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे थे कि ज्ञान का अंधकार दूर करिए, इस राज्य में मुझे ज्ञान का अंधकार नजर आ रहा है। अज्ञान ज्ञान का अंधकार नहीं, माफ कीजिए, अज्ञान का अंधकार नजर आ रहा है, और ज्ञान का जब प्रकाश होगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन वो जो राजा है, क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, वह अज्ञानी, स्वयं भी अज्ञानी है, इसीलिए वो इसके सामान्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है, और वो समझता है कि ये अंधकार जो है, जो रात को अंधकार हो जाता है, उसे दूर करने की बात की जा रही है। हाँ, आगे बताइए। जी सर। उसके बाद में वो प्रण लेता है कि मैं अंधकार को दूर करूंगा, उसके लिए कोई उपाय सोचता है और वो अपने दरबार में जो दरबारी होता है उससे यह सूचना सारे गांव में फैलवाता है, राज्य में फैलवाता है कि इस आने वाली अमावस्या को सभी लोग अपने घर में जो जो भी बर्तन हो उससे अंधेरे को उचेलेंगे उलीचेंगे, हाँ, ताकि बाहर अंधेरा निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे। गायब। हाँ, ताकि ठीक है। अंधेरा समाप्त हो जाए। ठीक है। तो आने वाली अमावस्या को जब सभी लोग, छोटे बड़े, सब बड़े बुजुर्ग सभी लोग अपने घर में से जो भी बर्तन उनको मिलता है वो बर्तन लेकर अंधेरे को उचेलने लगते हैं। हम्म। राजा भी कुछ समय तक वहां पे रहकर देखता है लेकिन फिर वो चला जाता है। सारी रात तो राज्य के अंधेरा लोग समाप्त हो जाता है कि नहीं अंधेरा होता, आप तो ये बताएं। अंधेरा उचेलते उचेलते सुबह हो जाती है और उनको लगता है हाँ। कि रात का अंधेरा समाप्त हो गया है। ठीक तो है। वो जो दरबारी होता है वो राजा को जगाता है और कहता है कि देखो आज जो का प्रकाश प्रकाश है वो कुछ कुछ अनूठा अलग ही है। है, अनोखा है। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर क्या होता है, रात को क्या होता है फिर? फिर रात को फिर से अंधेरा हो जाता है और फिर अब राजा कोई नई तरकीब सोचता है क्या कि तरकीब सोचता है राजा? अंधेरे को फिर राजा अंधेरे को जलाने की बात करता है हाँ, पहले सफेद रंग से कि पोतने की बात करता है कि पहले सफेद ही पुताई पुतवत करता जाए। है। हाँ। हाँ, पहले वो पुतवाता है कि वो पहले सोचता है कि हम जब चूल्हे में से आग जलाते हैं तो उसकी धुआं से जो हमारी दीवारें हो जाती है वो काली हो जाती है, फिर पुताई करते हैं तो वो सफेद हो जाती है, इसलिए वो हम्म। भी अंधेरे को पुतवाने की बात करता है। हम्म। फिर वो सभी दरबारियों से अंधेरे को पुतवाता है। हम्म। फिर उसके बाद में भी अंधेरा गायब नहीं होता है तो फिर वो सोचता है कि अंधेरे को जलाने से मिटाया जा सकता है। उसके हम्म। बाद में वो सभी राज्य के सभी लोगों को अपने हाथ में अंधेरे मशाल को लेकर। मिटाने के लिए मशाल लेकर खड़े कर देता है और सारी रात हम्म। मशाल लेके वो लोग खड़े रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में सुबह हो जाती है तो सुबह का प्रकाश फैल जाता है। हम्म। फिर वो सोचता है कि अब अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया है और वो हम्म। साधु को बुलवाता है, हम्म। बुलवाने की बात करता है। तब हम्म। वो जो उसका मंत्री होता है वो कहता है कि महाराज एक दो दिन और प्रतीक्षा करके देखते हैं कि अंधकार पूर्ण तरह से समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ। हम्म। इस तरह से तो फिर अंत, और अंधेरा आगे क्या लेकिन होता है, अंत समाप्त में नहीं क्या होता होता है? क्या होता है अंत में? फिर है। वो अंत में फिर वो एक सुझाव और देता है कि हाथी को जिस तरह से सांकलों में बांध करके उसे काबू किया जाता है, तो ऐसे ही अंधेरे को अगर हम हाँ, काबू कर लें, वैसे ही सूरज की किरणों को यदि काबू में कर लिया जाए तो अंधेरा दोबारा से नहीं आएगा। तो सूरज की किरणों को वो सांकलों में हाँ, बंधवा देता है। ठीक है। लेकिन वो बांधी फिर नहीं जा सकती हैं सूरज की किरणें। बिल्कुल अव्यावहारिक सा ये बात थी। और उसके बाद फिर फिर वो उसके बाद कुछ जोशियों को बुलवाता है, कुछ ज्योतिषियों को बुलवाता है, और फिर वो कुछ और सुझाव देते हैं, कुछ अंधविश्वास से जुड़े हुए वो बातें करने के लिए वहां पर आते हैं। और वो कहते हैं कि दान दीजिए, कुछ तो ब्राह्मणों को दान दे दीजिए, और अगर तुम कुछ जनता में भी बंटवाना चाहते हो तो छोटे छोटे जुए करके तुम बंटवा सकते हो। और मौन व्रत रखना है 7 दिन का, और पानी में 1.25 हाथ नीचे एक शकुन चिड़िया होती है, उसके लिए 7 घोंसले खोदना है, और जब वो 7 घोंसलों में अलग अलग जा करके अंडे देगी तो ही अंधेरा तुम्हारा समाप्त होगा। तो ऐसे वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास कभी सफल नहीं होते, और कहानी नहीं इसके हो तुरंत पाई। बाद समाप्त हो जाती है। चलिए, तो कहानी को इस तरह से आपने बताया, और लगभग वैसा ही वैसा मैंने साथ साथ बताते भी गया हूँ। इस स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले चकवा और चकवी आपस में बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत पुरानी शैली है।
अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो वहाँ शुक शुकी संवाद के रूप में है। अगर हम कीर्ति लता जो विद्यापति ने रचना लिखी, उसमें भृंग भृंगी संवाद है। और यदि हम संवाद शैली की बात करें, तो पूरा रामचरितमानस जो है वो 4 संवादों में लिखा गया है ना। वहाँ वहाँ भी संवादों में बातें की जा रही हैं। शिव पार्वती का संवाद है, याज्ञवल्क्य और अ, अ, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि का संवाद है, और वहाँ कुछ और संवाद भी हैं। तो इस तरह से काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद है। तो रामचरितमानस में भी इस तरह के संवाद हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे जाकर के देखते हैं, उस कहानी में राजा के पास एक जैन तीर्थंकर आता है। वो उसे कहता है कि अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करिए, लेकिन वो राजा समझ नहीं पाता है और उसका बाहरी बाहरी अर्थ वो ग्रहण करता है। तो हम अपने जीवन में भी बाहरी बाहरी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, हम अपने भीतर बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। और जो हमारी राज व्यवस्था है, वो राज व्यवस्था भी बाहरी बाहरी कुछ उपाय करती है, जैसे कि कुछ मुफ्त दे दिया, कुछ फ्री में बांट दिया। तो इससे जनता की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। जनता की समस्याएं कोई अ, जो बहुत गहरा धरातल का कोई काम है, वह करने पर ही उसकी समस्याएं समाप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अ, गैर बराबरी या असमानता कैसे दूर होगी, या दहेज प्रथा कैसे दूर होगी, कन्या भ्रूण हत्या कैसे दूर होगी। तो हम उन समस्याओं पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अच्छी नहीं होगी, तब तक इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, हमारे समाज की जो और समस्याएं हैं, वो दूर नहीं होंगी। रोजगार नहीं देंगे, आप कितना ही फ्री में राशन देते रहिए, लोगों की गरीबी दूर नहीं होगी जब तक उनके पास रोजगार नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये कहानी केवल उस राजा की नहीं है, अपितु यह कहानी आ, तमाम प्रकार की जो राज व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो लोकतंत्र ही क्यों नहीं है, भारत की जो राज व्यवस्था है, उसमें आजादी के बाद से आज तक हम कहते हैं कि गरीबी है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है गरीबी? हम तो अब आजाद हो गए। तो इसका मतलब है कहीं ना कोई खामी ऐसी रही है, कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से जो राज व्यवस्था है वो वास्तविक कारणों की खोज करके उनका उपाय करने की बजाय, जो उथले उथले जो कारण हैं जिनसे वो समस्या दूर नहीं हो सकती है, उनका केवल उनका उनका समाधान करते हुए केवल फौरी राहत जो है वह देने का प्रयास करती है, और समस्या बनी रहती है। राजा और दरबारियों का जो वार्तालाप है बड़ा रोचक है, क्योंकि उसमें बार बार आप देखते हैं वो चापलूसी भरा एक वार्तालाप है। राजा की चापलूसी करते रहते हैं दरबारी, उसे सही सलाह नहीं देते। राजा के भय से दरबारी उसे सही सलाह नहीं देते। तुलसीदास जी ने भी एक जगह कहा है कि जब तक राजा, गुरु, चिकित्सक यदि माफ कीजिए, गुरु और चिकित्सक यदि डर करके कोई बात कहेंगे, तो वह राजा के लिए कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकती है। तो दरबारी क्या है? दरबारियों का काम है राजा को सही सलाह देना, लेकिन राजा की हाँ में हाँ मिला लेने वाले जो दरबारी हैं, वो राज्य का नाश कराते हैं। अंधेरे को समाप्त करने के जो प्रयास थे, वो सारी बात हुई उस पर, और यहाँ पर आकर के कहानी खत्म हो जाती है, और संदेश कहानी का बड़ा स्पष्ट है, उस पर बात करेंगे। पात्रों की बात कर लेते हैं। पात्र या चरित्र चित्रण, इसमें मुख्यतः हमें 4 पात्र दिखाई देते हैं। पहला तो है जैन तीर्थंकर, है ना। जैन जैन तीर्थंकर जो जैन साधु है, वो आता है, और जब वह बात करता है तो पता चलता है कि ये परम विद्वान व्यक्ति है। यदि ये राज्य में आया है, और राज्य में आकर के यदि उसने बहुत अच्छे से ज्ञान का उपदेश दिया, और यदि उस ज्ञान के उपदेश को उसी तरह से ग्रहण किया गया होता, तो राजा इस तरह की जो गतिविधियां थी जो उसने बाद में की, ऐसी न करता। लेकिन राजा मूर्ख है, और वह जो जैन तीर्थंकर की जो श्रेष्ठ बातें हैं, उसका भी उसने गलत अर्थ निकाल करके अपनी दृष्टि से जो उसका अर्थ हो था, उसकी दृष्टि से जो भी सही था, तो वह उसने ग्रहण कर लिया। वैसे अगर बात करें जैन तीर्थंकर की, तो वह बहुत परम विद्वान व्यक्ति था, विरक्त सन्यासी था। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसने सोने के थाल में भी जो सजा करके लाया गया भोजन, तो उसने ग्रहण नहीं किया। पूरी तरह से विरक्त था। राजा के दान दक्षिणा का, राजा के संपत्ति का, राजा की कृपा का, राजा के अनुग्रह का उसे बिल्कुल भी लालसा नहीं थी, और वह पूरी तरह से विरक्त सन्यासी था। प्रवचन में बड़ा कुशल था। ठीक है। तो बड़ा सुंदर उसने प्रवचन किया, और जब उसने प्रवचन किया तो बहुत सारे लोग इस बात से प्रसन्न हुए कि कितना श्रेष्ठ प्रवचन हुआ है। जैन तीर्थंकर तो प्रवचन कुशल था, लेकिन उसे भी ये ज्ञान नहीं था कि यहाँ कितने अज्ञानियों के बीच वह प्रवचन कर रहा है। संकल्पवान इतना था कि जब तक उसने ये संकल्प लिया कि जब तक इस राज्य का अंधकार दूर नहीं हो जाएगा, तब तक वह यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेगा। आमतौर पर आप देखते हैं कि राजा किसी को भोजन के लिए आमंत्रित कर दे, तो वह व्यक्ति
एक बार में उसके घर चला जाता है, राजा की कृपा का पात्र बनना चाहता है, राजा के नजदीक रहना चाहता है। राजा के नजदीक रहने से बहुत सारे अपने नाम टेंडर खुलवा लेना चाहता है, अपने नाम कुछ थोड़ी सी संपत्ति हासिल कर लेना चाहता है। अब छोटे छोटे से आप देखिए, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते ताकि हमारा भी समाज में नाम हो जाए, और कहीं थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाए, थोड़ी सी हम गुंडागर्दी इस नाम पर कर सकें, थोड़ी सी बेईमानी हम इस नाम पर कर सकें कि हम राजा के साथ बैठते हैं। लेकिन जो जैन तीर्थंकर है पूरी तरह से विरक्त सन्यासी है, संकल्पवान है और शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जैसा उसके बारे में कहा गया था वैसा ही है। राजा के बारे में, राजा जो है बड़ा अज्ञानी है, वह बहुत सामान्य बात भी समझ नहीं पाया, अविवेकी है। अविवेकी का मतलब होता है सही और गलत का निर्णय न कर पाने वाला व्यक्ति। तो वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से जो अंधेरा है उसको उलीचा जा सकता है। अ, उसको पता है, मतलब उसको ये ज्ञान नहीं है कि अंधेरे को दूर भगाने के लिए उसे बर्तनों में भर करके उसे बाहर नहीं फेंका जा सकता है। राजा निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं है, वह जैसा निर्णय ले लेता है उसे सबको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर राजा के बारे में बताया गया है, चापलूसी पसंद है। जब मंत्रियों से घिरा रहता है और चापलूसी करने में, जब चापलूसी उसकी होती है तो बड़ा आनंदित होता है, अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है। आत्मश्लाघी भी है, कई कई बार वह कुछ इस तरह की बातें भी करता है जिससे पता चलता है राजा को स्वयं अपनी प्रशंसा करना भी पसंद है। दूरदर्शी है, जो निर्णय उसने लिए हैं उसका दूरगामी परिणाम सही होगा गलत होगा, उसका कितना नुकसान होगा, उससे जनता का कितना शोषण होगा, ये सब उसे नहीं पता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि राजा दूरदर्शी है। जैसा हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते हैं कि उसने निर्णय ले लिया कि भाई अब ये जो हमारी जो राजधानी है वो यहाँ से देवगिरी जाएगी, दिल्ली से। तो उस बीच में कितने ही लोग मर गए। ऐसे ऐसे समय पर आप देखते होंगे कि कई कई जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो कुछ इस तरह के निर्णय ले लेते हैं जिसका बहुत गलत परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। नेतृत्व का अभाव है उसमें। अगर नेतृत्व का अभाव नहीं होता तो वह अपने मंत्रियों को उन्मुक्त छोड़ता, उनकी सलाह का पालन करता, उनके सुझावों को आमंत्रित करता। लेकिन राजा में कुशल नेतृत्व का अभाव है, निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें नहीं है। वह उसे रात को सपना आ जाता है, सुबह उठ करके वह निर्णय लेने लगता है, तो वह निर्णय में भी कुशल नहीं है। दरबारी जो मुसाहिब हैं, मुसाहिब का मतलब होता है दरबारी। तो दरबारी क्या है? दरबारियों की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो चापलूस हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं बनी रहें, कहीं राजा दंड न दे दे। और चापलूसी करने से पुरस्कार मिलते रहते हैं। बीच में कहा भी गया है एक जगह पर कि बहुत सारे जो वहाँ दीवान जी हैं उनको पुरस्कार भी मिलता है, तो वो चापलूसी से ही पुरस्कार पाते हैं, अपनी समझदारी से नहीं। अच्छा, दरबारी भी पूरी तरह मूर्ख हैं, क्योंकि वो भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे लगता है कि इनके जो जिस तरह से वो उस निर्णय की का समर्थन करते हैं, तो पता चलता है कि ये भी मूर्ख हैं, इनमें भी कोई ज्ञान नहीं है, अविवेकी हैं, उनमें भी सही और गलत का भेद करने की क्षमता नहीं है, भयग्रस्त हो रहे हैं। ये जो है ना, ये बड़ी कमी है उनकी, भयग्रस्त हैं राजा से। उन्हें लगता है कि अगर वो गलत को गलत कह देंगे तो राजा हमें, हमारे जो है, कैसे, जैसे वो कहता भी है, राजा कहता भी है कि आंतें निकलवा दी जाएंगी उनकी। तो वो डरते भी हैं, और डर के कारण वो सही बात को सही नहीं कह पाते हैं। तो एक भयग्रस्त जो शिक्षक है, एक भयग्रस्त राजा, एक भयग्रस्त मंत्री और एक भयग्रस्त गुरु और एक भयग्रस्त चिकित्सक कभी भी किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। ठीक है? गुलाम मानसिकता है, जैसा राजा कहता है वैसे ही मानते चले जाना, ये गुलाम मानसिकता है। गुलामी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, जैसा कह दिया गया उसे अक्षरशः वैसे ही पालन करना है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं कहना है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये विचार रखना है। ये गुलाम मानसिकता कही जाती है। प्रजा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर चौथा जो तत्व है, जो चौथा चौथा जो पात्र है वो है प्रजा। और प्रजा जो है इसकी भी बड़ी कमी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्रजा बहुत अच्छी प्रजा है ना, ये प्रजा में भी गड़बड़ है। क्योंकि अगर अच्छी प्रजा होती, समझदार प्रजा होती, तो राजा को उसके सिंहासन से खींच लिया जाता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने के लिए। लेकिन आप देखें, एक कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, एक बहुत पुराना सूत्र वाक्य है, तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। तो राजा कई कई वर्षों तक प्रजा को
धोखा देता रहता है, झूठ बोलता रहता है, झूठे वादे करता रहता है, लेकिन 5 साल के बाद जनता फिर से उसके बहकावे में आ जाती है और उसे ही चुन लेती है। तो इस तरह से कई जो राजा होते हैं, कई चाहे हम आज लोकतांत्रिक देशों में बात करें और चाहे पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जहां पर बीच बीच में सैनिक शासन आ जाता है, वहां की आप देखें लोकतंत्र की स्थिति बड़ी खराब है। और अनेक अनेक जगहों पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जैसा राजा होता है, जैसा मूर्ख राजा होता है, वैसी ही धीरे धीरे प्रजा भी हो जाती है। तो प्रजा प्रजा भी कोई बहुत श्रेष्ठ प्रजा नहीं है, समझदार प्रजा नहीं है। वह भी उस जब अव्यावहारिक निर्णय लिए जाते हैं तो वह उनको मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, पहली बात तो है उसकी मजबूरी है कि वो बाध्य है, नहीं मानेगी तो उसे दंडित किया जाएगा। अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है। भाई प्रजा के एक मानव मानव होने के नाते उसका कुछ ना कुछ अधिकार है, मानव अधिकार है, सहज मानव अधिकार प्रत्येक मनुष्य के पास होते हैं। तो आ, वो अपने अधिकारों के प्रति भी अनभिज्ञ है, पूरी तरह से उदासीन है। उसे लगता है कि राजा जो कर रहा है वही ठीक है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा कोई आप देखें उत्साह नहीं है। जनता में भी कोई उत्साह नजर नहीं आता है, पूरे वो सभी कामों को उसी भाव से करती जा रही है जैसा राजा के द्वारा कहा जा रहा है। वह बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता जो है उससे दूर हो चुकी है। राजा जिस तरह से कहा का निर्देश देता है वह उसी को पालन करने में लग जाती है, तो पूरी तरह से उदासीन है। तर्क करने की योग्यता का भी अभाव है, जागृत चेतना का भी अभाव है। ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं कि यदि जिसमें कोई जागृत चेतना होती है तो वह तर्क करता है, उदासीन नहीं रहता है, अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ नहीं रहता है और गलत निर्णयों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता है। तो सबसे मूल चेतना जो है, मूल बात जो है वो तो यही है कि उनमें जागृत चेतना का अभाव है, कि वो जागे हुए नहीं है, वो सोए हुए हैं। जैसा मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप सोए रहते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी हम तो जाग रहे हैं। तो ये जागना कोई जागना नहीं है। जागना है अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहना, अपने सही गलत के प्रति जागृत रहना, अपने अपने समय के प्रति जागृत रहना, अपने भविष्य को लेकर के जागृत रहना, अपने लक्ष्य को लेकर के जागृत रहना, ये जागृत होना होता है। ठीक है, कई विद्यार्थियों को देखते हैं हम गलत तारीख पर, गलत सेंटर पर परीक्षा देने पर पहुंच जाते हैं, जबकि उनकी परीक्षा उस तारीख में है ही नहीं। फिर जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे आ गए, आपने अपना टाइम, अपना वो नहीं देखा, आपने प्रवेश पत्र नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि हमने तो प्रवेश पत्र अभी बाजार से ही अभी निकलवाया है थोड़ी देर पहले। तो आप देखें ये चेतना जागृत चेतना नहीं कहलाती है, और यही चेतना हमें किसी के पीछे चलने वाला बना देती है, अंधविश्वासी बना देती है ना। तो इस तरह से हम देखें कि प्रजा जो है वह भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है, समझदार नहीं है। और दुष्यंत कुमार ने कहा था कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कहाँ तक मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो जैसा हो रहा है उसे अपना भविष्य, अपना प्रारब्ध मान करके स्वीकार कर लेता है कि ये तो मेरे पुनर्जन्मों का परिणाम है, ये तो मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है ना। तो इस तरह की जनता जो है वो राजा को निरंकुश बना देती है और उसे सही गलत का भेद भी भुला देती है। जो जागृत जनता होती है वह राजा को आईना दिखा देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देश काल और वातावरण की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि सामंती वातावरण है पूरी तरह से। जब राजा की कहानी शुरू होती है, कहानी से पहले तो लोक कथात्मक वातावरण है, बिल्कुल लोक कथा का वातावरण है। पेड़ पौधे की बात हो रही है और चकवा और चकवी की बात हो रही है, आपस में एक थोड़ा सा पशु पक्षियों के वार्तालाप जो हम पंचतंत्र आदि कहानियों में महसूस करते थे, वैसा वातावरण बनता है एक सांस्कृतिक। लेकिन जहाँ कहानी शुरू होती है, जो मेन प्लॉट है कहानी का, उसमें आप देखें कि राजा के दरबार का वातावरण ऐसा है सामंती, जिसमें राजा ऊपर बैठा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है दरबारियों से, और दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सामंती वातावरण बनाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आज और कल की बात नहीं की गई है। उसमें एक राजा और प्रजा और दरबारी मंत्री, इस तरह की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये कहानी, हालांकि कहानी काल्पनिक है लेकिन फिर भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई है। राजा के महल के जीवन का जो सजीव चित्रण है कि राजा को नींद आ रही है, राजा अपने महल में से देख रहा है, राजा की प्रजा जो है वो राजा के दिए गए निर्देशों का पालन कर रही है। तो राजा के जो महल के जीवन होता है उसका सजीव चित्रण यहाँ किया गया है। साथ ही प्रजा की दयनीय स्थिति का भी कुशल रेखांकन किया गया है। प्रजा को मानना पड़ रहा है, प्रजा
पोतने में लगी हुई है, प्रजा मशाल जला रही है, प्रजा सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास कर रही है। तो प्रजा की दयनीय स्थिति को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। संवाद की बात करते हैं, संवाद बड़े रोचक हैं, पढ़ते पढ़ते ही हंसी आ जाती है, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ये बात तो यहाँ कही जानी नहीं चाहिए थी। जिस तरह की रोचकता की आवश्यकता है उतने ही जो वाक्य हैं, जो संवाद हैं वो स्वाभाविक हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण संवाद हैं, बीच बीच में हंसी भी आती है, व्यंग्य भी किया गया है। लोक कथात्मक संवाद है, लोक कथात्मक है, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे बातें ऐसी हैं जिससे आपको पता चलता है कि बिल्कुल जैसे तरह तरह शब्द का प्रयोग नहीं करके नाई शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। किसकी नाई? तो आप देखेंगे कि लोक कथात्मक जो जीवन है उसका यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है संवादों में। नाटकीय संवाद हैं, आप चाहें तो इनका अभिनय भी कर सकते हैं। राजा प्रजा और उस तरह की चीजों को आप मंच पर भी प्रस्तुत करने की स्थिति में आ सकते हैं। इस तरह के नाटकीय संवाद हैं। पात्रों की मनोदशा अनुकूल संवाद हैं। पात्र जैसे हैं, राजा है तो राजा की तरह बात करता है, दरबारी है तो दरबारी की तरह बात करते हैं, और जनता बेचारी बोल ही नहीं सकती है तो जनता का इसमें कोई संवाद ही नहीं है। आप देखिए, जनता कुछ कह ही नहीं रही है, जनता बिल्कुल गूंगी है। ठीक है। जैसा कि एक देव कवि हुए हैं, देव कवि, उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीज को माचो। तो उसी तरह से जनता जो है यहाँ पर भी बिल्कुल गूंगी बन गई है और उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो पात्रों की मनोदशानुकूल संवाद यहाँ हुए हैं। सोद्देश्यपूर्ण है, मतलब उद्देश्यपूर्ण है, सोद्देश्यपूर्ण कहना ठीक नहीं है शब्द, सोद्देश्य है या उद्देश्यपूर्ण। तो सोद्देश्य संवाद है, मतलब कहानी को आगे बढ़ाते हैं संवाद। जब संवाद कोई कहा जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो यूं ही कह दिया गया है, उसके पीछे कहानीकार का एक बड़ा उद्देश्य है, उसकी जो कहानी का उद्देश्य है उसको सार्थक करने में ये जो संवाद हैं ये बड़े अ, कारगर साबित होते हैं। भाषा शैली की बात करते हैं। भाषा, जैसे बार बार बात हो रही है कि लोक कथात्मक शैली को अपनाया गया है। लयात्मकता है, देखिए जैसे शुरुआत के जो कुछ कथन हैं वो बड़े लयात्मक हैं। ये मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी रख दिया है। कहरे चकुआ बात कटे जो रात, घर बीती यहाँ पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने, पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई कविता पढ़ रहे हो। तो काव्यात्मक भाषा है, लयात्मक भाषा है। व्यंग्यात्मकता भी है, बीच बीच में व्यंग्य भी है। ठीक है। व्यंग्य इस तरह का है कि आपको ऐसा लगता है कि राजा की प्रशंसा की जा रही है, राजा की गलत बात की भी प्रशंसा की जा रही है, ऐसा लगता है कि लेखक कर रहा है, लेकिन वास्तव में लेखक उसकी प्रशंसा के माध्यम से उसकी आलोचना करना चाहता है, उस पर व्यंग्य करना चाहता है। तो जब आप पढ़ेंगे कहानी तो बीच बीच में आप निशान लगा सकते हैं और उन्हें संदर्भ के रूप में वहां लिख सकते हैं परीक्षा केंद्र पर। चलिए, परंपरागत रूढ़ि निर्वाह हुई है। चकवा चकवी के संवाद, जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में भी कि भाई रामचरितमानस में भी संवाद शैली है, बीसल देव रासों में तो नहीं, पृथ्वीराज रासों में भी संवाद शैली है, कीर्ति लता में भी संवाद शैली है, और उसी तरह से उसी संवाद शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसे कहा जाता है परंपरागत रूढ़ि निर्वाह। रूढ़ि है ये एक तरह से, एक तरह की अ, एक शैली है। रूढ़ि का मतलब हुआ शैली, एक परंपरागत शैली है किसी बात को कहने की। संवाद प्रधान भाषा है। आप देखें कि कहानी में संवाद बहुत ज्यादा है इसमें, चाहे वो चकवा चकवी के हों, चाहे वो राजा और दरबारियों के बीच में हो, है ना, और चाहे जैन मुनि और राजा के बीच में हो। तो कहानी जो है इसमें बहुत सारे संवाद हैं और संवाद ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेखक अपनी तरफ से कुछ कम कहता है, कहानी अपने आप में संवादों के माध्यम से कुछ ज्यादा कहती है। कहावतें और मुहावरे जो बहुत जरूरी है। ठीक है, कहावतों पर विशेष काम किया है विजयदान देथा ने। तो आप देखेंगे कि कहावत, इस पूरी कहानी में बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी कहावतें आई हैं, जैसे आंखों में लाज होना, अक्ल का हरदम छलकना, बुद्धि लीक तोड़कर बहना, बुद्धि चकराना, सिर खपाना, मुंह काला होना। और एक कहावत जो मैंने एक ही लिखी है, बहुत सारी कहावतें हैं इसमें, गुमशुदा गाय भी एक बार अपने पुराने खूंटे पर लौट आती है। तो इस तरह के बहुत सारे कहावतें और मुहावरे जब आप उस कहानी को देखने लगेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ विदेशी शब्द, जिसमें फारसी, तुर्की, अरबी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ज्यादातर जो शब्द हैं वो तद्भव और तत्सम, जहां कहानी में आप देखते हैं जैन मुनि जो आते हैं उनके जो शब्द हैं वो बहुत उस समय पर, लेखक के शब्द भी बहुत सारे तत्सम हो गए हैं। केवल संवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेखक ने अपनी तरफ से कहानी को आगे बढ़ाने में जो शब्द लिखे हैं वो भी बड़े तत्सम शब्द हैं, लेकिन बीच बीच में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता है। जैसे एक एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सपने की नाई अंतर्धान हो गए।
सपने की नाई अंतर्धान हो गए। नाई, अब ये नाई शब्द क्या है? तरह की, तरह के, समान की जगह पर नाई, ये बिल्कुल तद्भव शब्द है। और ये अंतर्धान, ये पूरी तरह तत्सम शब्द है। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों का जो मेल है, बड़ा सुंदर मेल यहाँ पर देखने को मिलता है। कहानी के उद्देश्य पर बात करते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है? हालांकि इसकी बात सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन इसे अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, तत्व माना जाता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो है कि शासन व्यवस्था पर व्यंग्य, कि शासन जो होता है वह हर बार सही काम कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। शासन कई बार कुछ ऐसे काम करती है, शासन व्यवस्था कुछ बार ऐसे काम करती है जिससे किसी जनता का कोई भला नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत अविवेकपूर्ण निर्णय ले लिए जाते हैं और जिनका खामियाजा हमेशा जनता को भुगतना पड़ता है। तो एक तरह से तत्कालीन शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, लेकिन आज तक की पूरी जो शासन व्यवस्थाएं हैं पूरे विश्व भर की, वहां तक में आप इस कहानी के जो इसकी प्रासंगिकता है उसको खोज सकते हैं। निरंकुश शासन और सामंतवादी शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है कि जनता के हित के जो निर्णय हैं वो बंद कमरों में नहीं लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा निरंकुश और सामंतवादी शासन नहीं होना चाहिए, उस पर प्रहार किया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जो चापलूसी है उसके प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया गया है कि जो चापलूस अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जनता का शोषण करने का ही एक तंत्र बन जाते हैं। जनता का शोषण करते हैं और अपने अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए वो गुमराह करते हैं राजाओं को भी, अपने अपने जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं उनको गुमराह करते हैं। और इस तरह से वो अपना तो स्वार्थ साधन कर लेते हैं, लेकिन जनता का नुकसान करते हैं, जनता की हानि होती है। प्रजा की दयनीय दशा के प्रति सहानुभूति भी है कि कैसी दयनीय एक प्रजा वहां दिखाई गई है। ऐसा ही हमारे देश में होता है ना, तमाम आप शासन व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। जनता की उदासीनता पर भी प्रश्न चिन्ह है कि जनता ऐसी क्यों है? जनता क्यों नहीं खड़ी हो जाती है उठ करके, और क्यों नहीं कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? जनता भी बड़ी उदासीन है। जनता को ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। जब तक जनता उदासीन बनी रहेगी, उसका इसी तरह शोषण किया जाता रहेगा। तो जनता को भी थोड़ा सा समझाया गया है इसमें कि भैया, चाहे इस तरह के राजा और मंत्री और दरबारी हो, लेकिन उसके बाद आपका अपना विवेक भी तो है। आप क्यों मान लेते हैं कि भाई सफेद पुताई करनी है दीवार पर, या आप क्यों मान लेते हैं कि सूरज की किरणों को जकड़ना पड़ेगा, है ना, सांकलों में? तो ये जनता की भी इसमें बड़ी कमी को उजागर किया गया है। अंधविश्वास का विरोध किया गया है। आप देखते हैं अंत में राजा कहता है कि ज्योतिषियों को बुलाया जाए, और ज्योतिषी कहते हैं उसको कि क्या करें। तो जो ज्योतिषियों से वो पूछता है कि क्या करें, तो ज्योतिषी कहते हैं कि एक सोने की मूर्ति बनाई जाए सांडों की, और वो जो है वो ब्राह्मणों को दी जाए, और जनता को भी दी जा सकता है, छोटा कोई चूहे बना करके दिए जा सकते हैं। और फिर वो उसे 7 दिन का मौन व्रत करने के लिए कहता है। और फिर ये कहता है कि पानी में 1.25 हाथ नीचे, पानी में पानी में घोंसले खोदे जाएं, और उसमें जो चिड़िया जा करके घोंसला बनाए। है, पानी में चिड़िया कैसे घोंसला बनाएगी? तो इस तरह के अंधविश्वासों का भी विरोध इसमें किया गया है। और अंतिम और सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि हृदय में निहित ज्ञान की खोज करने का आग्रह दिया किया गया है कि भाई अपने हृदय में ज्ञान छुपा हुआ है, उसको खोजो। बाहरी जो तरीके हैं ज्ञान को खोजने के, वो ठीक नहीं है। अपने हृदय में छुपा हुआ है ज्ञान, मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके उस ज्ञान से अवगत हो सकता है। तो चलिए, ये थी हमारी कहानी उजाले का मुसाहिब, और उजाले के मुसाहिब, और उसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी बातचीत की। आप सभी का